अध्याय 44 जम्बू द्वीप और उसके पर्वतों का वर्णन। क्रॉस्टकी ने आगे पूछा, हे ब्रह्मन, द्वीप, समुद्र, पर्वत और वर्ष कितने हैं और उनमें कौन कौन सी नदियां हैं? पृथ्वी और लोकालोक का प्रमाण क्या है? चंद्रमा और सूर्य का व्यास, परिमाण और गति कितनी है? ये क्या गणित है? हे महामुने, ये सब बातें मुझे विस्तार से बताइए। मार्कंड जी ने कहा, ब्रह्मन, समूची पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। अब उसके सारे स्थानों का वर्णन सुनो। महाभाग, जम्बू द्वीप से लेकर पुष्कर द्वीप तक जितने द्वीपों की मैंने चर्चा की, उन सब का विस्तार इस तरह है। एक द्वीप से दूसरा द्वीप दुगना बड़ा हो जाता है। इसी क्रम से जम्बू द्वीप, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप स्थित हैं। ये क्रमशः लवण, इक्षु, सुरा, घी, दही, दूध और जल के समुद्रों से घिरे हुए हैं। ये समुद्र भी एक दूसरे के अपेक्षा 2 गुने बड़े हो जाते हैं। अब जम्बू द्वीप की स्थिति का वर्णन सुन लीजिए। उसकी लंबाई चौड़ाई 1,00,000 योजन की है। इसमें हिमवान, हेमकूट, निषध, मेरु, नील, श्वेत और श्रृंगी, ये 7 वर्ष पर्वत हैं। इनमें मेरु तो सबके बीच में है। उसके सिवा जो नील और निषद नामक 2 और मध्यवर्ती पर्वत हैं, वे 1,00,000 योजन तक फैले हुए हैं। निषद से दक्षिण में और नील से उत्तर में जो 2-2 पर्वत हैं, उनका विस्तार क्रमशः 10-10 हजार योजन कम है। मतलब हेमकूट और श्वेत 90-90 हजार योजन तक और हिमवान और श्रृंगी 80-80 हजार योजन तक फैले हुए हैं। वे सभी 2-2 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े हैं। इस जम्बू द्वीप के 6 वर्ष पर्वत समुद्र के भीतर तक प्रवेश किए हुए हैं। यह पृथ्वी दक्षिण और उत्तर में नीची, बीच में ऊंची है और चौड़ी है। जम्बू द्वीप के 3 खंड दक्षिण में हैं और 3 खंड उत्तर में हैं। इनके मध्य भाग में इलाव्रत वर्ष है, जो आधे चंद्रमा के आकार में स्थित है। इसके पूर्व में भद्राश्व और पश्चिम में केतुमाल वर्ष स्थित है। वर्ष मतलब देश। इलाव्रत देश के मध्य भाग में सोने से बना हुआ मेरु पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। वो 16,000 योजन नीचे तक पृथ्वी में समाया हुआ है और उसकी चौड़ाई भी 16,000 योजन ही है। वो पूर्वे की आकृति होने के कारण चोटी की ओर 32,000 योजन चौड़ा है। मेरु पर्वत का रंग पूर्व की ओर सफेद, दक्षिण की ओर पीला, पश्चिम की ओर काला और उत्तर की ओर लाल है। ये रंग क्रमशः ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय के हैं। मेरु पर्वत के ऊपर क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में इंद्र आदि 8 लोकपालों के निवास स्थान हैं। इन सब के बीच में ब्रह्मा जी की सभा है। वो सभा मंडल 14,000 योजन ऊंचा है। उसके नीचे आधार रूप में 4 पर्वत हैं, जो 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। वे क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में स्थित हैं। उनके नाम इस तरह हैं: मंदर, गंधमादन, विपुल और सुपार्श्व। इन चारों पर्वतों के ऊपर 4 बड़े बड़े वृक्ष हैं, जो ध्वजा की भांति उनकी शोभा बढ़ाते हैं। मंदरांचल पर कदम्ब, गंधमादन पर्वत पर जम्बू, विपुल पर पीपल और सुपार्श्व पर बरगद का पेड़ है। इन पर्वतों का विस्तार भी 11-1100 योजन का है। मेरु के पूर्व भाग में जठर और देवकूट पर्वत हैं, जो नील और निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। निषद और पारियात्र, ये 2 पर्वत मेरु के पश्चिम भाग में हैं। पूर्व वाले पर्वतों की भांति ये भी नीलगिरी तक फैले हुए हैं।
हिमवान और कैलाश पर्वत मेरु के दक्षिण भाग में हैं। ये पूर्व से पश्चिम की ओर फैलते हुए समुद्र के अंदर चले गए हैं। इसी तरह उसके उत्तर भाग में श्रृंगवान और जारुधि नामक पर्वत हैं। ये भी दक्षिण भाग वाले पर्वतों की भांति ही समुद्र के अंदर तक फैले हुए हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, ये मर्यादा पर्वत कहलाते हैं। हिमवान और हेमकूट आदि पर्वतों का पारस्परिक अंतर 9,9 हजार योजन का है। ये इलाव्रत वर्ष के मध्य भाग में मेरु के चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। गंधमादन पर्वत पर जो जामुन के फल गिरते हैं वो हाथी के शरीर के बराबर होते हैं। उनमें भी जो रस निकलता है उससे जंबू नामक नदी प्रकट हो जाती है, जहां से जाम्बुनद नामक सोना पैदा होता है। वह नदी जंबू वृक्ष के मूलभूत मरु पर्वत की परिक्रमा करते हुए बहती है और वहां के निवासी उसी का जल पीते हैं। भद्रा वर्ष में भगवान विष्णु हयग्रीव रूप में, भारतवर्ष में कच्छ रूप में, केतुमाल वर्ष में वराह रूप में और उत्तर कुरु में मत्स्य रूप में विराजते हैं। द्विजश्रेष्ठ, मंदर आदि 4 पर्वतों पर जो 4 वन और सरोवर हैं उनके नाम सुनिए। मेरु से पूर्व के पर्वत पर चैत्र रथ नामक वन है। दक्षिण शैल पर नंदन वन है। पश्चिम के पर्वत पर वैभ्राज नामक वन है और उत्तर वाले पर्वत पर सावित्री नामक जंगल है। पूर्व में अरुणोद, दक्षिण में मानस, पश्चिम में शीतोद और उत्तर में महाभद्र नामक सरोवर हैं। शीतार्थ, चंकमुंज, कुलीर, चक्रमुंज, कुलीर, सुकंगवान, मणिशैल, वृक्षवान, महानील, भवाचल, सुविंदु, मंदर, वेणु, तामस, निषद और देवशैल, ये महान पर्वत मंदराचल से पूरब की दिशा में हैं। त्रिकूट, शिखराद्रि, कलिंग, पतगंक, रूचक, सानुमान, ताम्रक, विशाखवान, श्वेतोदर, समूल, वसुधार, रत्नवान, एक श्रृंग, महाशैल, राजशैल, पिपाठक, पंचशैल, कैलाश और हिमालय, ये मेरु के दक्षिण भाग में है। सुरक्ष, शिशिराक्ष, वैदुर्य, पिंगल, पिंजर, महाभद्र, सुरस, कपिल, मधु, अंजन, कुक्कुट, कृष्ण, पांडूर, सहस्त्र शिखर, पारियात्र और श्रृंगवान, ये मेरु के पश्चिम विष्कंभ विपुल गिरि से पश्चिम में स्थित हैं। शंखकूट, वृक्षभ, हंसनाभ, कपिलेंद्र, सानुमान, नील, सवर्ण श्रृंग, शात श्रृंग, पुष्पक, मेघ, विरजाक्ष, वराहद्रि, मयूर और जारुधि, ये सभी पर्वत मेरु के उत्तरी भाग में हैं। इन पर्वतों की कंदराएं बहुत ही मनोहर हैं। हरे भरे वन और स्वच्छ जल वाले सरोवर उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वहां पुण्यात्मा मनुष्यों का जन्म होता है। हे द्विज श्रेष्ठ, ये स्थान इस पृथ्वी के स्वर्ग हैं। इनमें स्वर्ग से भी अधिक गुण है। यहां नूतन पाप पुण्य का उपार्जन नहीं होता। ये देवताओं के लिए भी पुण्य भोग के ही स्थान हैं। इन पर्वतों पर विद्याधर, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षस, देवता और गंधर्वों के सुंदर और विशाल रहने के स्थान हैं। वो परम पवित्र और देवताओं के मनोहर उपवनों से भी सुशोभित हैं। वहां के सरोवर भी बहुत सुंदर हैं। वहां सब ऋतुओं में सुख देने वाली वायु चलती रहती है। इन पर्वतों पर मनुष्यों में कोई वैमनस्य नहीं है। इस तरह मैंने 4 पत्रों से सुशोभित पार्थिव कमल का वर्णन किया। भद्राश्व और भारत आदि देश चारों दिशाओं में इस कमल के पत्र के जैसे हैं। मेरु के दक्षिण भाग में जिस भारत नामक देश की चर्चा की गई है वही कर्म भूमि है।
भारतवर्ष को ही सबसे प्रधान समझना चाहिए, क्योंकि वहां पर सभी कुछ प्रतिष्ठित है। भारतवर्ष में ही मनुष्य स्वर्गलोक, मोक्ष, मनुष्य लोक, नरक, तिर्योगनी सभी तरह की गति जो चाहे प्राप्त कर सकता है।